आज लेक्चर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 सार्डिक। कल ये सार्डिक आपको स्टार्ट कराया था, जिसमें सार्डिक का प्रसार करना सिखाया था। कोटि 1x1 का वर्गाव्यू का, कोटि 2x2 के वर्गाव्यू का और कोटि 3x3 के वर्गाव्यू का। आज इसी चैप्टर में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उपसार्डिक और शैखंड। ये ढंग से समझना है उपसार्डिक और शैखंड क्या होता है। तो पहले बात करेंगे उपसार्डिक की, फिर बात करेंगे शैखंड की। तो उपसार्डिक माइनर। तो उपसार्डिक क्या होता है? जैसे ये हमारा कोई वर्गाव्यू है, ये देखिए किसी भी क्रम का है, m क्रॉस n, m पंक्ति है, m स्तंभ है, या समझ लो ऐसे समझ लो 3x3 का है। कोई सा हो सकता है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अवयवों को हम स्मॉल इसे व्यक्त कराते हैं। a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो उपसार्डिक क्या बनेगा? ये इसके अवयवों का, सार्डिक के अवयवों का। तो ये कोई वर्गाव्यू है जैसे, तो ए का सार्डिक क्या बनेगा? इस प्रकार a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये इसका सार्डिक हो गया। तो उपसार्डिक जो बनते हैं वो सार्डिक के अवयवों के बनते हैं, ना कि आव्यूह के अवयवों के। अब किस प्रकार निकाले जाते हैं उपसार्डिक? तो पहले सिंपल बात समझो। aij का जो उपसार्डिक होता है, थ्योरेटिकल बात समझ लो, फिर मैं कराता हूं। aij का उपसार्डिक क्या होता है? आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ, आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को छोड़ने पर, आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को छोड़ने पर बचा सार्डिक। क्या लिखा है? aij का कोई भी अवयव हो, aij, चाहे वो a11 हो, a12 हो, ये जैसे ये दे रखे हैं, ये कोई सार्डिक है, ये इसके अवयव है। तो aij का उपसार्डिक क्या होता है? आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को छोड़ने पर बचा सार्डिक क्या कहलाता है? उपसार्डिक कहलाता है। उपसार्डिक कहलाता है। और aij के उपसार्डिक को कैपिटल MIJ माइनर, कुछ किताबों में कैपिटल AIJ से भी लिख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा हो वैसा मेंशन कर देना। MIJ से व्यक्त करते हैं। ये देखिए, तो समझ में आ रही होगी बात। aij का उपसार्डिक क्या होता है? आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को छोड़ने पर जो बचा सार्डिक होता है वो क्या कहलाता है? उपसार्डिक। aij के उपसार्डिक को हम MIJ से व्यक्त करते हैं। अब प्रत्येक अवयव का उपसार्डिक निकाला जा सकता है। जैसे a11 का उपसार्डिक चाहिए, a11 का उपसार्डिक, यहां से आपकी समझ में आएगा। तो a11 के उपसार्डिक को कैसे व्यक्त कराओगे आप? m11 से। किससे कराओगे? m11 से। जैसे स्मॉल aij का उपसार्डिक क्या था? MIJ। तो क्या होगा? क्या लिखा था? aij का उपसार्डिक क्या होता है? आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को छोड़ने पर बचा सार्डिक होता है। तो अब a11 का उपसार्डिक क्या होगा? पहली पंक्ति छोड़ देंगे आप और पहला ही स्तंभ, और ये जो बचा सार्डिक होगा ये a11 का उपसार्डिक कहलाएगा। तो क्या क्या बचेगा यहां से? a22, a23, a32, a33। ये देखिए, ये आपकी समझ में आ रहा होगा। a11 का उपसार्डिक क्या होगा? a11 कहां पर है? पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति छोड़ देनी है और पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ने पर जो बचा सार्डिक होगा वो इस a11 का क्या कहलाएगा? उपसार्डिक। और aij के उपसार्डिक को किससे व्यक्त कराते हैं? MIJ से। तो a11 के उपसार्डिक को किससे व्यक्त करोगे? m11 से। इसका मान निकाल लेना बाद में।
मान निकालना तो आता ही है, ऊपर का गुणा नीचे, A22 का गुणा A33 से माइनस A32 का गुणा A23 से, इस प्रकार इसको हल कर लेना। तो इसी प्रकार केवल एक अवयव का नहीं, प्रत्येक अवयव का यहाँ पर उपसारणिक ज्ञात किया जा सकता है। जैसे A12 का उपसारणिक अब आपकी समझ में आएगा। A2 का उपसारणिक किस प्रकार निकालोगे, इसको M12 से व्यक्त करा दोगे। क्या करोगे, ये कहां पर है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति छोड़ देनी और दूसरा स्तंभ, क्या बचेगा A21 A23 A31 A33, इसको यहां पर लिख लेना है A21 A23 A31 A33। प्रसार कर लो, ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर, कोई A21 A33 माइनस A31 A23, इस प्रकार। तो 3 क्रॉस 3 के सारणिक में 9 अवयव होते हैं, तो इसके 9 उपसारणिक बन जाएंगे, प्रत्येक अवयव का उपसारणिक बनता जाता है। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा। तो AI, ये ध्यान रखो, AIJ का उपसारणिक क्या होता है, आईवी पंक्ति को छोड़ देते हैं, जेवे स्तंभ को। आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को छोड़ने पर जो बचा सारणिक होगा वो AIJ का क्या कहलाता है, उपसारणिक। समझ में आ रही होगी ये बात। अब बात करते हैं सहखंड की, कोफैक्टर की। तो इस सारणिक को मैं फिर लिख लेता हूं, सहखंड ज्ञात कीजिए। सहखंड, ये देखिए, जैसे ये सारणिक था हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अभी जो सारणिक था उसको मैंने पुनः लिख दिया। सारणिक को आप किसी वर्गावयु का सारणिक है तो ऐसे लिखा जा सकता है, सारणिक को डेल्टा से भी व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप ये किसी वर्गावयु का सारणिक है तो A का सारणिक है या B का सारणिक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो डेल्टा करके। तो सहखंड के बारे में जानते हैं, सहखंड होते क्या है। सहखंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे अभी, जैसे मान लो कोई वर्गावयु है तो उसका सारणिक क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ऐसे ही व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको समझो ये है क्या। अभी जो अभी के तरीके लिखना चाहते हो तो वैसे लिख लो, ये डेल्टा से भी व्यक्त किया जा सकता है। अब सहखंड क्या होते हैं ये समझो। कोफैक्टर, ये अभी AIJ का उपसारणिक क्या था, आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को छोड़ने पर बचा सारणिक AIJ का उपसारणिक था। AIJ बोले तो इसका अवयव। अब सहखंड क्या होता है तो समझना, AIJ का सहखंड क्या होता है, AIJ का उचित चिन्ह के साथ, उचित चिन्ह के साथ, उचित चिन्ह के साथ जो उपसारणिक होता है ना, उपसारणिक जो अभी निकाला था, उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक, उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक, इस AIJ का सहखंड कहलाता है, सहखंड कहलाता है। इसे आप CIJ या FIJ से व्यक्त करते हैं। कैपिटल AIJ से भी व्यक्त किया जा सकता है, अब जैसा हो वैसा मेंशन कर देना। वैसे बुक में आपको FIJ से दे रखा होगा, NCERT में आपको कैपिटल AIJ से दे रखा होगा, RBSC में आपको FIJ से, कुछ कैपिटल AIJ से, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, जैसा हो वैसा मेंशन कर देना। AIJ के उपसारणिक को कैसे व्यक्त करते थे, MIJ से, और AIJ के सहखंड को किससे व्यक्त करते हैं, FIJ, ये लिखना चाहो लिख लो, AIJ के सहखंड को, सहखंड को, AIJ के सहखंड को आप किससे, CIJ या FIJ से व्यक्त करते हैं। ये आप दिमाग में रखना। क्या लिखाया है थोड़ा सा देखना। AIJ का सहखंड क्या होता है, उचित चिन्ह के साथ, उचित चिन्ह के साथ जो उपसारणिक होता है उसको ही सहखंड कहते हैं। अब ये उचित चिन्ह क्या है, तो ऐसे समझ लो AIJ का जो सहखंड होगा, जब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका, AIJ का जो सहखंड है तो क्या होगा, इसको आप FIJ कह लो या CIJ, ये फॉर्मूला होता है -1 की पावर I प्लस जे। क्या होता है, -1 की पावर I प्लस जे और MIJ, ये समझिए।
-1 की पावर i प्लस जे mi। समझ में आ रही होगा? अभी समझ में आ जाएगी। जैसे सपोज करो a11 का उपसारिक तो ये था, अब हमें a11 का शेखंड निकालना है। ये देखिए, तो aij का शेखंड क्या है? fij -1 की पावर i प्लस जे mij। तो इसका शेखंड क्या हो जाएगा? इसको f11 कह सकते हो आप। क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 1 m11। जो अभी a11 का उपसारिक निकाला था उसके साथ ये चिन्ह लगाना है, मतलब सभी उपसारिकों के साथ ये उचित चिन्ह लगाना है, ये वाला -1 की पावर i प्लस जे, और उचित चिन्ह के साथ जो उपसारिक बनेंगे वही कहलाते हैं शेखंड। समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं? अब इसका मान क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 1 2 प्लस की हो जाएगी, और m11 का मान जो ये वाला है वो यही आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आप a12 का उपसार शेखंड निकालोगे, ये देखिए a12 का शेखंड निकालोगे तो क्या आएगा? f12। क्या आएगा फॉर्मूला? फिर वही aij का शेखंड क्या था? fij। फॉर्मूला क्या था? -1 की पावर i प्लस जे mij। तो a12 का शेखंड क्या आएगा? -1 की पावर 1 + 2 m12। ये देखिए एक तरीके से क्या हो जाएगा, यहां तो माइनस की पावर सम थी, प्लस ही रहेगा। यहां पर माइनस की घात विषम है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मतलब एक तरीके से यहाँ पर a11 का जो उपसारिक था वैसा ही शेखंड निकल के आ रहा है, लेकिन a12 का जो उपसारिक था यहाँ पर a12 का शेखंड उसका ऋणात्मक हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका -1 की पावर 1 + 2 करोगे तो क्या आएगा? -1 की पावर 3, जो की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो केवल इस चिन्ह का ध्यान रखना है, ये चिन्ह जो लगा देते हैं उपसारिक के साथ उसी को कहलाता है, वही कहलाता है शेखंड। समझ में आ रही होगी ये बात? दो चिन्हों का हम यहाँ पर विशेष याद रखेंगे। एक बात आपको स्पेशल बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से समझना। दो प्रमेय समझनी है यहाँ पर। तो उपसारिक और शेखंड निकालना आपकी समझ में आ रहा होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दो बातों का यहाँ पर हम याद रखेंगे और फिर उसके बाद इसको आगे देखेंगे कौन सी बात। जैसे कोई भी सारणिक है, किसी भी आव्यूह की, वर्गाव्यूह की सारणिक है, इस प्रकार के उसके अवयव है A1। और मान लीजिए इसके जो शेखंड निकाले हैं हमने, प्रत्येक अवयव के शेखंड कोफैक्टर, वो इस प्रकार के निकाले हैं शेखंड। ये देखिए F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। समझना बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मतलब ये कोई सारणिक है, ये उसके संगत शेखंड है। तो मैं क्या बात बताने जा रहा हूं, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का उसी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत शेखंडों के साथ गुणनफल का योग किया जाए तो यह मान सारणिक के मान के बराबर होता है। दोबारा से सुनो, सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का उसी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत शेखंडों के साथ गुणनफल का योग सारणिक के मान के बराबर होता है, तो उसके प्रसार के बराबर हो जाता है। जैसे आपने R1 के तो अवयव लिए और इसी R1 के संगत शेखंड ले लिए और इनके गुणनफल का योग किया तो यह मान सारणिक के मान के बराबर आएगा। एक तरीके से R1 के सापेक्ष सारणिक का प्रसार हो जाएगा। समझ रहे हो क्या हो जाएगा? R1 के सापेक्ष सारणिक का प्रसार। मतलब मैं ये कह रहा हूं सारणिक की, समझना बात को, सारणिक की किसी पंक्ति, सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, तो एक ही बात है, पंक्ति अथवा स्तंभ का उसके संगत शेखंडों के साथ गुणनफल का योग सारणिक के प्रसार कह लो या मान कह लो के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वैसे भी हम डायरेक्ट प्रसार करते हैं यही होता है।
जैसे मान लो आपने R1 के अवयव लिए, R1 के शेखंड ले दिए, A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13, तो ये पूरा मान सारणिक के मान के बराबर होगा। समझ में आ रही होगी बात। और वैसे ये क्या है, एक तरीके से R1 के सापेक्ष ही तो प्रसार हो रहा है। देखिए कैसे, इसको अगर थोड़ा सा और शॉर्ट करके दिखाऊंगा आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए A11 F11 का मतलब क्या है, A11 का शेखंड क्या था, -1 की पावर 1 + 1 M11, उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक क्या कहलाता है, शेखंड। A12 F12 का मतलब क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 M12 प्लस, अभी समझाया था आपको A13 इसका मतलब -1 की पावर 1 + 3 F13, -1 की पावर क्या होगी, सम प्लस आएगा तो प्लस रहेगा। M11 का मतलब क्या करेंगे आप, पहली पंक्ति छोड़ देंगे, पहला स्तंभ, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, ऊपर का गुणा लिखना चाहे लिख दो, A22 A23 A32 A33, -1 की पावर विषम करोगे क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। M12 के लिए उपसारणिक के लिए क्या कहोगे, पहली पंक्ति छोड़ दोगे, दूसरा स्तंभ क्या आएगा, A21 A23 A31 A33, ये देखिए पहली पंक्ति छोड़ दी, दूसरा स्तंभ। अब -1 की पावर 1 + 3 क्या हो गया, प्लस, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, क्या होगा, F13 पहली पंक्ति छोड़ दोगे, तीसरा स्तंभ, A21 A22 A21 A22 और A31 A32, ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको कैसे लिखते थे, तो ये ऊपर का गुणा नीचे, जैसा आप जानते थे, कल आपकी क्लास में यही समझाया था। ये देखिए ऊपर का गुणा नीचे माइनस नीचे का गुणा ऊपर, -A12 ऊपर का गुणा नीचे, A21 A33 -A31 A23 प्लस A13 A21 A32 -A31 A22। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कल आपको समझाया था उसके अनुसार R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करो, तो R1 के सापेक्ष आप प्रसार करते तो चिन्हों को कैसे लेके चलते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कल जो क्लास स्टार्ट कराई थी उसमें ऐसे ही प्रसार करते थे 3x3 के कोटि के सारणिक का। तो कैसे लेते थे, प्लस के A11 के लिए, प्लस के A11 के लिए पहली पंक्ति हट गई, पहला स्तंभ, इसका गुणा इससे A22 A33 -A32 A23, तो यही लिखा है A22 A33 -A32 A23, यही आया। प्लस -A12 के लिए माइनस ही आया है, वो देखो A12 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, A21 A33 A31 A23 आ रहा होगा समझ में, A21 A33 A31 A23 प्लस के A13 के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, A21 A32 -A31 A22। तो कुल मिला के आप जब इसको हल करोगे तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, ये R1 के सापेक्ष प्रसार हो रहा है, R1 के सापेक्ष प्रसार हो रहा है, जो कि आप इस तरीके से करके देखा था कल आपने, ये लाइन लिखी थी, ये लाइन लिखी, तो R1 के सापेक्ष ही प्रसार हो गया। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का उसके संगत शेखंडों के साथ गुणनफल का योग सारणिक के प्रसार के या उसके मान के बराबर होता है। जैसे R1 के अवयव ले लिए, उसी के शेखंड ले दिए, इनके गुणनफल का योग सारणिक के मान के बराबर होता है, मतलब एक तरीके से R1 के सापेक्ष प्रसार हो जाता है। तो ये आपकी बात समझ में आ गई है, ये पूरा मैटर। अब जैसे जरूरी नहीं है आपने R1 लिया, आपने कुछ और ले लिया, मान लो यहाँ पे तो क्या ले लिए, एक तरीके से R1 के अवयव R1 के ही शेखंड, जैसे मान लो C2 के अवयव ले दिए A12 और उसी के शेखंड ले दिए F12 A22 F22 A33 A32 और F32, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये भी मान सारणिक के मान के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे आपने C2 के तो अवयव लिए और उसी के लिए शेखंड, तो जरूरी है पंक्ति के, तो एक तरीके से क्या हो गया, आप समझ रहे हो, ये C2 के सापेक्ष प्रसार हो गया, C2 के सापेक्ष प्रसार हो गया एक तरीके से, मतलब दूसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार हो गया इसका, A12 F12 A22 F22 प्लस A32 F32। तो ये मैंने लिखा है पंक्ति अथवा स्तंभ।
पंक्ति भी ले सकते हो और स्तंभ, लेकिन जो पंक्ति ली है उसी के शेखंड लेने हैं, या जो स्तंभ लिया उसी का स्तंभ लेना है। तो ये मान सारणिक के मान के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर एक गुणधर्म और समझा देते हैं, हालांकि ये सारणिक के गुणधर्म जब पढ़ाएंगे तब आपकी समझ में आएगा। ये देखो गुणधर्म क्या है कि जैसे मैंने R1 के अवयव लिए और उसी के संगत शेखंड लिए, तो ये गुणनफल का योग सारणिक के मान के बराबर होता है। लेकिन जैसे R1 के अवयव ले दिए और R2 के शेखंड ले दिए, तो इनके गुणनफल का योग कितना हो जाएगा? 0। ये अलग गुणधर्म है, आगे जाके काम आएगा। तो ये भी नोट करके चलना यहाँ पर, जैसे R1 के अवयव लिए और R2 के शेखंड ले दिए, R1 के शेखंड नहीं लिए, जैसे A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13 नहीं किया, A11 F21 A12 F22 A13 F23, इनके गुणनफल का योग सारणिक के मान के बराबर नहीं आएगा, इनके गुणनफल का योग क्या आएगा? 0। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये जो बात बताने जा रहे हैं कि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का किसी अन्य, ये ध्यान रखना, किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत शेखंडों के साथ गुणनफल का योग क्या होता है? 0 होता है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का या उनका किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का या उनके अवयवों का किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत शेखंडों के साथ गुणनफल का योग 0 होता है। जैसे R1 के अवयव ले लिए और शेखंड R1 के नहीं लिए, शेखंड किसके ले दिए? R2 के, तो इनके गुणनफल का योग क्या हो जाएगा? 0। जैसे A11 F21 प्लस A12, ये अवयव ले रहा हूं, ये शेखंड F22 प्लस A13 F23 बराबर किसके हो जाएगा? 0। A11 F21 A12 F22 और A13 F23। तो ये एडवांस में बात बताई गई है, हालांकि ये आपकी समझ में आना चाहिए, सवाल यहाँ से आएगा आपका। सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का उसके संगत शेखंडों के साथ गुणनफल का योग सारणी के मान के बराबर होता है। और क्यों होता है ये मैंने आपको ढंग से समझा दिया, एक तरीके से उसका प्रसार हो जाता है। तो इसके ऊपर एक सवाल लेकर चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए, एक तो सवाल इसी के ऊपर है, तो प्रश्नावली, फिर इसका नया टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो प्रश्नावली वही 4.1, देखिए क्वेश्चन इसमें एक दो इस प्रकार के दे रखे हैं। क्या कहा है वो क्वेश्चन जरा समझना। प्रश्नावली 4.1 आपको इसी प्रकार का सवाल था, बाकी तो सारे कर लिए होंगे। इसमें थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, निम्न सारणिक में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक एवं शेखंड लिखकर इसका मान भी ज्ञात कीजिए। स्पेशल का है क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला, ये आपने नहीं कर पाया होगा, इसीलिए मैं इसको करा देता हूं। डेल्टा बराबर, डेल्टा करके लिख लो, अगर आर्ग्यू ए है उसका सारणिक है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं, और सिंपल डायरेक्ट सारणिक दे रखा है कोई तो डेल्टा करके मेंशन कर देते हैं उसको। तो क्या दे रखा है, 1 - 3 2 1 - 3 2 4 - 1 4 - 1 2 3 5 2 3 5 2 1 - 3 2 4 - 1 2 1 - 3 2 4 - 1 2 और 3 5 2। अब आपको क्या करना है, इसके उपसारणिक निकालने, किसके? द्वितीय प्रथम स्तंभ के, प्रथम स्तंभों के अवयवों के उपसारणिक एवं शेखंड। क्या कहा है, प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक एवं शेखंड लिखकर
समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेखंड लिखकर प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारिक एवं शेखंड लिखकर इसका मान ज्ञात की। तो एग्जाम में इस प्रकार का लिख के आएगा, ठीक है ना। अब कुछ नहीं लिख के आए तो किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करा लो। देखिए प्रथम स्तंभ के अवयव ये वाले हैं, ठीक है। अगर दे देखिए डेल्टा बराबर ये देखिए 1 -3 2 4 -1 2 3 5 2, इस प्रकार इन अवयवों का स्थान देखा जाए तो क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस प्रकार इनका अवयवों का स्थान है। तो प्रथम स्तंभ हमारा ये है, मतलब प्रथम स्तंभ के अवयव ये है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, R1 R2 R3 एंड C1 C2 C3। तो प्रथम स्तंभ हमारा कौन है, ये वाला। इसके अवयवों का आपको क्या निकला है, पहले तो उपसारिक लिखनी है और उसके शेखंड। ऐसे वन एक तरीके से क्या है, A11 का आपको निकालना है उपसारिक। अब A1 का उपसारिक कैसे निकाला जाए, अभी बताया था। AIJ का उपसारिक क्या था, आई भी पंक्ति और जेब स्तंभ को छोड़ने पर बचा सारिक था, वो उपसारिक था। और उसको कैसे व्यक्त कर रहे थे, MIJ से। तो A11 के उपसारिक को कैसे व्यक्त कराएंगे आप, M11 से। किससे कराएंगे, M11 से। क्या करेंगे, पहली पंक्ति छोड़ देंगे, पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति छोड़ दी, पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 2 एंड 5 2, ये चार अवयव बचेंगे। ये समझ में आ रही होगी बात। A11 का उपसारिक निकालना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। आ रहा होगा समझ में। तो A1 का उपसारिक क्या होगा, यहाँ से A11 का पहली पंक्ति छोड़ देंगे, पहला स्तंभ। पहली पंक्ति छोड़ दी, पहला स्तंभ। -2 -1 2 5 2, इसको हल करा लेना है। तो क्या आएगा, -2 हो जाएंगे और 5 दूनी 10, -10 क्या आएगा, -12। अब यहीं पर निकाल लो इसका शेखंड, इसी का तुरंत निकाल लो। शेखंड क्या होगा, ये तो हो गई उपसारिक, A11 का उपसारिक। अब इसी का निकाल लो यहाँ पर शेखंड, वही 1 या A11 का शेखंड। ये तो उपसारिक हो गई, शेखंड क्या होगा, इसको आप कहोगे F1। क्या लिखा था, उचित चिन्ह के साथ उपसारिक क्या कहलाता है, शेखंड। तो क्या लगाना है, -1 की पावर I + J, मतलब 1 + 1 M11। -1 की पावर क्या हो गई, 1 और 1 2 सम प्लस हो गई, M11 है। ऐसे ही M11 का मान आपने पहले निकाल ही रखा है, कितना है, -12। तो क्या आएगा, -12। समझ में आ रहा। अब इसी प्रकार पहले स्तंभ के निकालने, अब कौन सा, चार वर्ड, तो A21, तो इनके निकाल लो। ये देखिए, तो A21 का उपसारिक, A21 का उपसारिक क्या आएगा, यहां से निकालेंगे M21। समझ में आ रही होगी ये बात। तो क्या आएगा, यहां से M21 का मान, दूसरी पंक्ति छोड़ देनी है, पहला स्तंभ जो है वो छोड़ देना है। क्या बताया था उपसारिक, आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को छोड़ने पर। तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दो, तो -3 2 5 2, -3 2 5 2, इसको हल करा लीजिए। माइनस के 6 हो गए, नीचे हल करा देते, -6 -10, क्या आ गया, -4। और यहां से शेखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, -16। समझ में आया। शेखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, F21। कैसे निकालेंगे, यहां से -1 की पावर 2 + 1 M21। ये माइनस की पावर कितनी हो गई है, विषम, क्या आया, माइनस। M21 का मान कितना है, -16, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये शेखंड निकालना समझ में आ रहा है। ये मैं डायरेक्ट निकाल दिया, यहाँ A11 का उपसारिक है और ये क्या है, शेखंड। ऐसे यहाँ A21 का, ये आपके उपसारिक, A21 का मतलब समझ लो 4 का, ये पूरा शब्द लिखना चाहो लिख दो 4 का मतलब A21। ऐसे उपसारिक निकल गया। अब किसका निकालना है, 3 का, पहले स्तंभ के अवयवों का लेना है। अब 3 का मतलब A31, 3 का मतलब A31 का उपसारिक, कैसे निकालोगे इसको, क्या पढ़ोगे आप, M31। कैसे निकालना है,
तीसरी पंक्ति छोड़ देनी है, पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -3 2 -1 2 -3 2 -3 2 तीसरी पंक्ति दिखा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -3 2 -1 2। इस प्रकार सरल करा लेना है इसको। माइनस के 6 माइनस 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 प्लस 2 हो जाएगा, क्या आएगा -4। और शेखंड निकालने का क्या फॉर्मूला पढ़ा था उसको मत भूल जाना। शेखंड का क्या लिखोगे, F31 क्या आएगा -1 की पावर 3 + 1 M31। -1 की पावर तो प्लस ही रहेगी और M3 का मान कितना है -4, तो क्या आएगा ये -4। प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो ये समझ में आया होगा। तो 1 का उपसारिक क्या निकला -12 और शेखंड भी -12। 4 का उपसारिक क्या निकला -16, लेकिन शेखंड क्या हो गया +16। 3 का उपसारिक क्या निकला यहाँ पर -4 और शेखंड क्या निकला -4। तो ये आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हमें क्या करना था, इसमें पूरा सवाल ये था कि प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारिक और शेखंड लिखकर इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपने आपको पहले बता रखा था, क्या पढ़ा रखा था कि सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का या किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का उसके संगत शेखंडों के साथ गुणनफल का योग सारणी के मान के बराबर होता है। तो बस आपको क्या करना है, प्रथम स्तंभ के अवयव लेने उसी के ले लेने शेखंड, तो सारणी का मान लिख दीजिए। ये निकालना समझ में आया कि नहीं, ये आप दिमाग लगाना। उपसारणी और शेखंड, उपसारणी में तो कुछ नहीं करते, AIJ का उपसारणी आई भी पंक्ति और जे स्तंभ को छोड़ने पर बचा सारणी होता है। और शेखंड क्या होता है, उचित चिन्ह के साथ उपसारणी क्या कहलाता है, शेखंड। तो इसका मान निकालना कितना आसान है वो समझिए। तो क्या कह रहा है, प्रथम स्तंभ के अवयव और उसके शेखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान। तो डेल्टा बराबर प्रथम स्तंभ के अवयव ये ले लें A11 और इसी के शेखंड F11 प्लस A21 F21 प्लस A31 F31। ये देखिए इसके वैल्यू लगा देनी है। A11 का मान कितना था 1। अभी इसका संगत शेखंड का मान कितना निकाला था आपने ध्यान दो, -2 माइनस के 10 क्या आया था -12। क्या आया था -12, तो -12 अभी निकाला था। A21 का मान कितना है +4, लेकिन F21 का मान अभी निकाला है -16। ये देखिए A31 का मान कितना है 3 और A31 का शेखंड क्या निकाला है F31 -4। ये देखिए शेखंड अभी जो निकाले, मतलब क्या क्या लेना है, A11 F11 अभी निकाली थी वैल्यू, A21 F21 और A31 F31। तो ये अभी ये तो मैंने इनके स्थान है अवयवों का, A11 A21 A31 और इनके ले लिए शेखंड, और इनके गुणनफल का योग सारणी के मान के बराबर होता है। इसको हल करा दीजिए, -12 16 चौके 64 माइनस के 12 64 ऐसे ही -12 माइनस के हो गए 24 और 64 में से 24 के कितने बचे 40। ये रहा हमारा आंसर। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आई होगी। तो क्लियर है ये पूरा उपसारणी और शेखंड समझ में आ रहा होगा। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे क्लियर है। अगर वो डायरेक्ट कहता है कि मान ज्ञात कीजिए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ही उसको किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। और ये क्या हुआ है, एक तरीके से ये कुछ नहीं है, C1 के सापेक्ष प्रसार ही हुआ है। कल जो आपको बताया था चिन्ह कैसे लिए थे, प्लस माइनस प्लस, तो वही चीज आती है प्लस माइनस प्लस, और सरल कराओगे तो यही रिजल्ट आएगा। आप प्रसार करके देख लेना, यही आएगा C1 के सापेक्ष। C1 के सापेक्ष ही प्रसार हुआ है ये, और कोई नई बात नहीं हुई इसमें। तो समझ में आ रहा है उपसारणी और शेखंड। तो अब इसके बाद इसमें पहली प्रश्नावली 4.1 यहाँ पर हमारी लगभग कंप्लीट है। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि आपने करके देखा होगा, थोड़ा सा कठिन। आप नेक्स्ट क्लास में सारणी के चलाएंगे गुणधर्म आपको समझ में आने चाहिए, तभी सारणी का जो 3 नंबर वाला जो सवाल आता है ना, सिद्ध करने वाला प्रूफ वाला, वो आप अटेंड कर जाओगे, आसानी से कर जाओगे। गुणधर्म एक बार क्लियर होने चाहिए। तो इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। 5 और 6 तो आपने कर लिया, 5 तो मैंने कराई दिया। सेकंड पार्ट सेम है, वैल्यू बेस कांस्टेंट नहीं है, ABC इस प्रकार दे रखी है। 6 क्वेश्चन आपसे कल कराई दिया था, या सीधा सीधा मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि, ये क्वेश्चन समझना, सिद्ध कीजिए कि, ये देखिए क्या कह रहा है, 1AB माइनस A 1C माइनस B माइनस C 1, ये बराबर प्रूव करके लेके आना है किसके, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये तो आपको तो LHS लेनी है, क्या है, 1AB माइनस A 1C माइनस B माइनस C 1। देखिए यहाँ पर तो ये डायरेक्ट आप इसका प्रसार कर दोगे रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आने वाले क्वेश्चनों में साइड का मान किसी दिए गए मान के बराबर सिद्ध करने के लिए हम उसके गुणधर्मों का प्रयोग सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि अभी आप गुणधर्म नहीं जानते हैं, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली हल कर दे रहे हैं। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब आपको आएगा तो आपको साइड के गुणधर्म सिखाए जाएंगे, और एक बार गुणधर्म क्लियर हो गए तो फिर आपको प्रूफ करने वाले सवाल जितने भी हैं वो आसानी से हल कर पाओगे। तो ये मैं डायरेक्टली हल कर देता हूं, रिजल्ट ये लेके आना है, ये दे रखा है 1AB माइनस A 1C और माइनस B माइनस C 1। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे आप, सिंपल, किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर दीजिए। तो जैसे आपने क्या किया, R1 के सापेक्ष ही इसका प्रसार कर दिया, R1 के सापेक्ष प्रसार करना, केवल आपको क्या करना है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि अभी आपको समझाएगा चिन्ह वही आते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कैसे भी चला लो एकांतर क्रम में आते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार स्थान के हिसाब से। ये A11 है, 1 और 1 को जोड़ोगे सम आएगा तो -1 की पावर 1 प्लस 1, सम आएगा तो प्लस, -1 की पावर विषम आएगा 1 प्लस 2 तो माइनस। तो R1 के सापेक्ष जैसे हमने इसका प्रसार किया तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 के लिए ये हटेगा, कौन कौन सा हटेगा, जहां पर है ये 1 कहां पर है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति हट जाएगी, पहला स्तंभ, तो क्या बचेगा, 1 का गुणा 1 से 1 आएगा, माइनस C का गुणा आप C से करोगे तो माइनस के C स्क्वायर आएगा, माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस A के लिए यहां से क्या हुआ, ये हटेगा, ऊपर का गुणा नीचे, माइनस A का गुणा 1 से करोगे तो माइनस A आएगा, माइनस B का गुणा C से करोगे तो माइनस के BC लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस, अब तीसरा क्या है, प्लस B के लिए ये हटेगा, माइनस A का गुणा C से माइनस AC, माइनस B का गुणा 1 से करोगे तो माइनस B, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां से क्या आया, 1 प्लस C स्क्वायर, 1 का गुणा करोगे तो यही रहेगा, इसको हल करो, माइनस A का गुणा माइनस A से होगा तो प्लस के A स्क्वायर आएगा, माइनस A का गुणा BC से होगा तो माइनस के ABC आएगा, ये प्लस के B का गुणा माइनस के AC से होगा तो वही माइनस के ABC, ऑर्डर बना के लिख दिया है, ABC प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस, और B का गुणा जब B से होगा तो क्या आएगा, प्लस के B स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा, 1, इनको ऑर्डर में लिख दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड। समझ में आ गई होगी ये बात अच्छे से, तो साइड का मान सीधा सीधा सिद्ध करवा लिया है। तो प्रश्नावली 4.1 के मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं। आज का टॉपिक तो मेन फोकस हमारा क्या था, उपसाइड और शेखंड। तो इस पूरे लेक्चर में आपको उपसाइड और शेखंड निकालना समझ में आया होगा, किताब में भी दे रखे हैं, किताब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कठिन सारे सवाल करके चल रहा हूँ, टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये आज की क्लास में मुझे लगता है आपका सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास चलाएंगे साइड के गुणधर्म। तो अगला जो क्लास आएगी वो गुणधर्मों की होगी, और गुणधर्म आपकी समझ में आ गए तो 110% इसका 3 नंबर जो सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में वो अटेंड आप कर जाओगे। तो गुणधर्म की क्लास कल की क्लास होगी। तो आज की क्लास में केवल आपको उपसाइड और शेखंड इसको ढंग से समझना, साइड ज्यादा नहीं निकला है, अभी केवल 2 ही लेक्चर हुए, लेक्चर नंबर 15वां और 16वां। 1 से लेके 7 तक हमारा चैप्टर नंबर 2 कराया है, 8 से लेकर 14 तक में चैप्टर नंबर 3 हुआ है, और 15 और 16 से ये साइड एग्जाम। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू।